सुबह मीना के फ्लैट में कोई अलार्म नहीं बज रहा था। खिड़की से धूप आ रही थी। मीना की बेटी स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुर्सी पर बैठी थी। उसके बैग का जिप बंद नहीं हो रहा था। मीना घुटनों के बल बैठी जिप ठीक कर रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मीना उठी। दरवाजा खोला। 2 लोग थे, एक पुलिस, एक महिला सोशल वर्कर। पुलिस वाले ने कागज आगे बढ़ाया। मीना किम? मीना ने सिर हिलाया। आपके नाम पर वित्तीय अनियमितता और बाल सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज हुई है। मीना को उसी पल समझ आ गया कि यह शिकायत कहां से आई है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सूट वाली महिला बच्ची की तरफ झुकी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, बच्ची हमारे साथ रहेगी। मीना ने पहली बार आवाज उठाई। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वाले आगे बढ़े। बच्ची का बैग उठाया गया, उसका हाथ पकड़ा गया। मीना ने अपनी बेटी को देखा। उसकी बेटी रो नहीं रही थी, बस बार बार मीना को देख रही थी। ये मीना की जिंदगी की सबसे बुरी याद थी। उसी समय सियोल के दूसरे हिस्से में जून आईसीयू में था। डॉक्टर बोला, ब्रेन ब्लीड बढ़ रहा है, हालत नाजुक है। हान ने कुछ नहीं कहा। वो रिपोर्ट और कलाई का निशान देख चुका था, इसलिए उसे पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं, हमला है। उधर जीना रोज की तरह मेट्रो से उतरी। कांच की इमारत के सामने खड़ी हुई। एक पल के लिए उसने ऊपर देखा। आज हवा कुछ ज्यादा ठंडी लग रही थी। लॉबी में घुसी। आईडी कार्ड निकाला, टर्नस्टाइल पर टैप किया। स्क्रीन लाल हो गई। एसएस रिवोक्ड नीचे लिखा था। आपकी नौकरी जांच के दायरे में है। आपका सिक्योरिटी एक्सेस हटा दिया गया है। उसका मेल, उसका लैपटॉप, उसका सर्वर, सब उसी पल बंद कर दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा। मैडम, एचआर से संपर्क करें। जीना पीछे हटी और तभी उसने उसे देखा। वही सूट वाला आदमी लॉबी के सोफे पर बैठा, कॉफी पीते हुए। अब वो छुप नहीं रहा था और पहली बार उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कान थी। जीना बाहर निकली, फोन निकाला, एचआर को कॉल किया। कोई जवाब नहीं। 3 मिनट बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। मिस जीना, हम एक फाइनेंशियल मीडिया डेस्क से बोल रहे हैं। आपकी कंपनी के अंदर चल रही शिकायत पर हमें कुछ सवाल हैं। जीना समझ गई कि ये बात मीडिया तक उसे परेशान करने के लिए पहुंचाई गई है। उसने कॉल काट दिया। अब कंपनी ने अपने तीनों बगावती हाथ पूर्व नियोजित तरीके से काट दिए थे। जीना उस दिन देर तक सड़क पर खड़ी रही, कांच की इमारत के बाहर, जहां हर कर्मचारी रोज बिना सोचे अंदर चला जाता था। आज वही इमारत उसके लिए बंद थी। उसने फोन निकाला। मेल खुला नहीं, ऑफिस अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट चल रहा था और वहीं उसे पहला लेख दिखा। एक फाइनेंशियल न्यूज साइट पर हेडलाइन थी, कंपनी के अंदर अस्थिर कर्मचारी द्वारा संवेदनशील डेटा लीक किए जाने की आशंका। नाम नहीं था, लेकिन कहानी वही थी। लेख में लिखा था कि एक इमोशनल और असंतुलित कर्मचारी ने कंपनी पर निजी बदले के चलते आरोप लगाए हैं। उस पर जांच चल रही है। ऐसे लोग संस्थानों के लिए खतरा होते हैं। जीना ने फोन बंद कर दिया। वो इस भाषा को पहचानती थी। ये वही भाषा थी जो 4 साल पहले कैंपस में इस्तेमाल हुई थी। जब किसी लड़की को रैगिंग के नाम पर उसका मनोबल तोड़ा जाता है और फिर वो रिएक्ट करे तो उसे इमोशनल कहकर उसकी बात को जोक बना दिया जाता है। उसी दोपहर ऑफिस के अंदर मीटिंग रूम में एक दूसरी कहानी घड़ी जा रही थी। एचआर ने विभागों को एक नोट भेजा कि जीना ने कई कर्मचारियों को भ्रमित किया था। उसने डेटा का गलत उपयोग किया था। उसकी शिकायतें व्यक्तिगत रंजिश पर आधारित थीं। और फिर वही जूनियर लड़की जो कभी जीना की तरफ देखकर भी नहीं बोल पाती थी, उससे एक बयान लिया गया। उसने कहा कि जीना अक्सर लोगों से कहती थी कि कंपनी उन्हें इस्तेमाल कर रही है। वो दूसरी कंपनी से पैसे लेकर ऐसा कर रही थी। लड़की ने वही शब्द बोले
जो उसे सिखाए गए थे। जीनाह ने जब टीवी पर ये सार्वजनिक बयान देखा, तब उसने ठान लिया कि अब फेस टू पब्लिक फोल्डर के सारे कंटेंट सामने लाने का समय आ गया है। शाम को हान आया। वो थका हुआ था। उसके चेहरे पर वो खिंचाव था। शायद पुलिस भी सिस्टम के साथ थी। हान ने बताया कि मीना पर केस कानूनी तौर पर मजबूत बनाया गया है। वो जल्दी से नहीं छूटेगी। जून को अस्पताल में सुरक्षा दिए जाने वाला आवेदन रिजेक्ट हो चुका है और कंपनी का नाम कहीं नहीं आ रहा। सब कुछ कंपनी के हिसाब से ही चल रहा था। बारिश की हल्की धारें सियोल की सड़कों पर गिर रही थी। जीनाह अपने अपार्टमेंट की मेज पर बैठी थी, क्योंकि अब उसे ऑफिस से निकाल दिया गया था और उसका हर लॉग इन बंद हो चुका था। टेबल पर 3 चीजें थीं, एक नोटबुक, एक पुराना फोन जिसमें सिम नहीं था और एक यूएसबी जो वह रोज अपने बैग की उसी जिप में रखती थी जहां कोई हाथ नहीं जाता। उसने सिर्फ अपना पुराना फोन ऑन किया। वो फोन उसके नाम पर नहीं था। वो फोन उसने महीनों पहले ऐसे लिया था जैसे लोग यात्रा में सेकेंडरी फोन रखते हैं, शोर से दूर, ट्रैक से बाहर। और फिर उसने वही फोल्डर खोला, फेस टू पब्लिक। ये एक केस फाइल थी। हर पन्ने पर एक तारीख, एक समय और एक हल्का सा वाक्य जो किसी को पढ़कर बड़ी बात नहीं लगे, लेकिन एक साथ रखो तो पैटर्न बन जाए। किस दिन किस लड़की ने मेडिकल ब्रेक लिया, किस दिन किस टीम से किसी को अचानक हटा दिया गया, किस दिन कर्मचारी कल्याण का पैसा उसी कंसल्टेंसी को गया, किस दिन कैमरा लॉक का एक्सेस 2 लोगों की अनुमति तक सीमित कर दिया गया, किस दिन किसी कर्मचारी का एक्सेस डिनाइड हुआ और उसी दिन अंदर एक ट्रेनिंग सेशन चला। ये सब जीनाह ने किसी को भेजा नहीं था। उसने बस उसे ड्राफ्ट के तौर पर रखा था और 3 लोगों को एक्सेस दिया था ताकि उसे कुछ हो भी जाए तो ये सबूत सुरक्षित रहे। जीनाह ने फोन में एक ऐप खोला। कोई सोशल मीडिया नहीं, एक साधारण सा सिक्योर मेल क्लाइंट। उसमें एक ड्राफ्ट पहले से तैयार था। शब्द कम थे, वाक्य साफ थे और अटैचमेंट में फाइलें भी थीं और टाइमलाइन भी। और फिर उसने रिसीवर में किसी भारतीय या लोकल पोर्टल का नाम नहीं लिखा। उसने लिखा एक विदेशी इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल पोर्टल जिसे इस कंपनी का पीआर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने सेंड दबा दिया। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में मीना का घर छिन चुका था। वो पुलिस स्टेशन के एक ठंडे कमरे में बैठी थी। उसकी बेटी अब उसके पास नहीं थी। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी जिसे इस तरह चलाया गया था कि मीना के पास विरोध का समय ही न बचे। उसे कहा गया था कि ये वित्तीय गड़बड़ी की जांच है और उसी फाइल में एक दूसरा पन्ना भी जोड़ दिया गया था, बाल सुरक्षा से जुड़ी शिकायत। मतलब एक अपराध नहीं, 2 आरोप। एक आरोप तुम्हें कोर्ट में ले जाए, दूसरा आरोप तुम्हारी सामाजिक इमेज को खत्म कर दे। अगली सुबह मीना को एक वकील मिला। वो सरकारी वकील नहीं था, वो उसी कंसल्टेंसी की तरफ से था जिसका नाम मीना ने उजागर किया था। उसने मीना के सामने एक कागज रखा, एनडीए प्लस कन्फेशन स्टेटमेंट, और समझाया कि अगर तुम जुर्म कबूल लेती हो तो तुम अपनी बच्ची से कल ही मिल पाओगी और इन आरोपों की सजा से भी मुक्त हो जाओगी। मीना की हालत इतनी खराब थी कि वो शायद इस ऑफर को मान भी जाती, पर उसने धैर्य रखा और उस समय साइन नहीं किया। उस रात हान अस्पताल से निकला। वो जून की हालत देखकर नहीं टूटा, वो और शांत हो गया। हान सीधे अपने पुराने थाने गया। थाने का इंस्पेक्टर उसका दोस्त नहीं था। वो बस उसे पहचानता था कि हान हमेशा काम के लिए आता है। शायद कोई बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। हान ने फाइल का नाम नहीं पूछा, उसने सिर्फ पैटर्न बताया। पिछले 4 साल में उसी यूनिवर्सिटी के आसपास वही लड़कियां, वही शिकायतें और हर बार समझौता, डिस्क्लोजर, सेटलमेंट। थाने के रिकॉर्ड रूम में धूल थी, फाइलें मोटी थीं। हान ने स्टेशन डायरी निकाली, पुरानी शिकायतों की एंट्री। कुछ एंट्री में नाम काटे गए थे, लेकिन हर जगह एक ही आरोपी की लाइन थी और कई जगह
वही नाम बार बार दिखा, कांग सियोंग ह्यून, यूनिवर्सिटी वाला सीनियर। कुछ शिकायतें मिसिंग थीं, जैसे किसी ने निकाल ली हो, लेकिन थाने में एक चीज गायब नहीं हुई थी, एंट्री नंबर, डेट और शुरुआती बयान का संक्षेप। हान को 3 सबसे भारी फाइलें मिली, तीनों में एक ही ढांचा था। पहली लड़की के साथ स्कॉलरशिप का ट्रैप था। यूनिवर्सिटी के पहले साल में लड़की को कहा गया, सीनियर मदद करेगा, मदद के नाम पर अकेले में बुलाना। फिर धीरे धीरे सीमाएं बदली, मैसेंजर, चैट, रात के कॉल, और फिर एक दिन धमकी, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। लड़की ने शिकायत की। 2 हफ्ते बाद शिकायत सेटल हो गई। रिकॉर्ड में लिखा था पारस्परिक समझौता, लेकिन उसी महीने लड़की ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, शायद ट्रॉमा की वजह से। दूसरी लड़की के साथ पैटर्न था, इंटर्नशिप और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एक विदेशी छात्रा, शांत, कम बोलने वाली। सीनियर ने उससे मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप का वादा किया। उसके बाद उसके कमरे पर अकेले मिलने का दबाव बनाया। और फिर एक रात एक घटना, जिसे रिपोर्ट में सीधे शब्दों में नहीं लिखा गया था, लेकिन बयान में साफ था कि उस चीज पर लड़की का कंसेंट नहीं था। 2 दिन बाद कंसल्टेंसी का आदमी आया, परिवार को मुआवजा का ऑफर और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। शिकायत वापस ले ली गई। तीसरी लड़की के साथ कैरियर ब्लैकमेल, एक कोरियन लड़की जो टॉपर थी। जब उसने सीनियर के सर्कल में आने का विरोध किया, उसके प्रोजेक्ट का क्रेडिट छीना गया। उसकी छवि फैलाई गई कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, यही शब्द, इमोशनली अनस्टेबल। और जब उसने शिकायत की, उसके सामने उसका प्राइवेट चैट लॉग रख दिया गया, जिसे उसने कभी सार्वजनिक नहीं किया था। मतलब साफ था, हमारे पास तुम्हारी निजी चीजें हैं। उस लड़की ने शिकायत वापस ली। 3 महीने बाद उसका मेंटल ब्रेक घोषित हुआ। रिकॉर्ड में मेडिकल लीव। हान ने उन फाइलों को रात भर पढ़ा। कहीं कहीं नाम काटे गए थे, कहीं कहीं पीड़ित का नाम छिपा था, लेकिन आरोपी का नाम कई जगह था और पैटर्न हर जगह एक ही था। पहले गेंद की तरह खेलना, फिर चुप कराना, और चुप नहीं होने पर फिर किस्सा पलट देना कि लड़की ही इमोशनल या मानसिक रूप से अस्थिर थी। हान की समझ में अब एक चीज साफ आ गई, कांग सियोंग ह्यून सिर्फ एक सीनियर नहीं था, वो एक ट्रेनिंग मॉडल था, जिसे बाद में उसी कंपनी ने अंदर ले लिया, क्योंकि कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसा ही तो चल रहा था। और फिर वही कंपनी उसी मॉडल को कंसल्टेंसी के जरिए बाहर से चलाती रही। अब कंपनी की इमेज मैनेजमेंट का काम उसी सीनियर की फैमिली का था। उधर जीनाह के द्वारा सबूत विदेशी पोर्टल पर रिलीज करने के बाद अगली सुबह मार्केट खुलते ही एक रिपोर्ट चली। रिपोर्ट में कंपनी का नाम था और साथ में एक लाइन थी, कर्मचारियों पर दबाव, क्राइम मैनेजमेंट और एक बाहरी नेटवर्क द्वारा इमेज कंट्रोल। पोर्टल की रिपोर्ट में लिखा था, हमने 11 कर्मचारियों के एक्सेस डिनायल को एक ही ट्रेनिंग विंडो से जोड़ा है। उसी हफ्ते कंपनी की इमेज कंसल्टेंसी को भुगतान हुआ। शिकायत करने वालों को या तो मेडिकल लीव पर भेजा गया या उनका डेटा एक्सेस काटा गया। ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं, ये एक पैटर्न था। साथ में टाइमलाइन भी थी, जिसका जवाब कंपनी के पास नहीं था। पहले घंटे में कंपनी का स्टॉक गिरा, दूसरे घंटे में निवेशकों के कॉल आने लगे और तीसरे घंटे में बोर्ड को समझ आया कि अब ये इंटरनल जांच नहीं है। उसी दोपहर कंपनी के बड़े निवेशकों की कॉल शुरू हो गई। न्यूयॉर्क से एक फंड मैनेजर ने कहा, अगर ये रिपोर्ट सही है तो हम कंपनी से बैकआउट करेंगे। इसमें केवल प्रतिष्ठा का नहीं, पुलिस और वित्तीय एजेंसियों का भी जोखिम है। सियोल स्टॉक एक्सचेंज से एक औपचारिक नोटिस आया। कंपनी को कर्मचारियों से जुड़े जोखिम और बाहरी कंसल्टेंसी नेटवर्क की भूमिका स्पष्ट करनी होगी। अब ये सिर्फ बदनामी नहीं थी, अब ये कंपनी की इमेज का मामला था और इमेज के मामले में किसी एक आदमी को बचाने के लिए पूरी कंपनी कंप्रोमाइज करना सही ऑप्शन नहीं था। तो बोर्ड ने वही किया जो सिस्टम हमेशा करता है, एक चेहरा चुनो जिसे बलि का बकरा बनाओ। लेकिन इस बार दिक्कत ये थी, वो चेहरा पाक नहीं था, वो चेहरा
कांग स्योंग ह्यून था और वो चेहरा सिर्फ अंदर नहीं, बाहर की भी दीवार था। तो अब युद्ध बराबरी पर आ चुका था। उसी दोपहर कंपनी की इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक मीटिंग रखी गई। वहां कोई चिल्लाया नहीं, वहां बस स्क्रीन पर नंबर गिरते रहे और कमरे में लोगों के चेहरों का रंग उतरता रहा। कंपनी का सीएफओ बार बार एक ही स्लाइड बदल रहा था। पैनिक सेलिंग, रिस्क प्रीमियम, रेगुलेटरी एक्सपोजर, और हर स्लाइड का मतलब वही था। अगर ये रुका नहीं तो कंपनी का सिर्फ आईपीओ नहीं टूटेगा, कंपनी की रीढ़ भी टूटेगी। उसी मीटिंग में लीगल एम्प्लॉय ने एक सलाह दी, कंप्रोमाइज। बोर्ड के एक सदस्य ने पूछा, किससे करना है कंप्रोमाइज? लीगल ने नाम लिया, जीना। तभी दरवाजा खुला, पार्क अंदर आया। उसके साथ वही यूनिवर्सिटी वाला सीनियर कांग सियोंग ह्यून। आज उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी चाल में वो भरोसा था, जैसे उसे पता हो कि संकट में भी सबसे पहले स्ट्रांग लोगों को बचाया जाता है। बोर्ड के चेयरमैन ने पूछा, ये पोर्टल तक डेटा कैसे पहुंचा? पार्क ने जवाब देने से पहले सीनियर की तरफ देखा। सीनियर ने बहुत सामान्य लहजे में कहा, किसी ने अंदर से चोरी किया है और चोरी करने वाला अभी भी बाहर है। सीनियर ने आगे कहा, जीना को ऑफर दीजिए, उसे एक पोस्ट दीजिए, उसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराइए और इस पोर्टल की बातों का खंडन करवाइए। एक बोर्ड मेंबर ने सवाल किया, और अगर वो नहीं मानी? सीनियर ने फिर उसी अभिमान से कहा, तो उसे अदालत में घसीट दीजिए। अब बोर्ड को समझ आ गया, ये आदमी कंपनी के लिए रिस्क है। उसी क्षण बोर्ड ने निर्णय लिया, जीना को बात करने के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन इस बार धमकी नहीं, इस बार डील होगी। जीना अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। टेबल पर नोटबुक खुली थी, लेकिन आज वो लिख नहीं रही थी। आज वो एक ही चीज देख रही थी, विदेशी पोर्टल की दूसरी अपडेट और स्टॉक का लाइव ग्राफ। उसके फोन पर एक कॉल आया। नंबर अनजान नहीं था। इस बार कॉल में कंपनी का लीगल फ्रेंड था। आवाज बहुत सभ्य थी, लेकिन शब्दों में वही दबाव था। मिस जीना, बोर्ड आपसे बात करना चाहता है। ये आपके हित में भी है और कंपनी के हित में भी। जीना ने पूछा, लोकेशन? उन्होंने बताया, एक न्यूट्रल जगह, एक हाई एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर। जीना ने कॉल काटने से पहले कहा, मैं अकेली नहीं आऊंगी। और फिर उसने हान को मैसेज किया और जून का नाम भी लिखा। जीना वहां पहुंची। कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर कांच और पत्थर की चमक थी। अंदर रिसेप्शन पर वही हवा थी, ठंडी, साफ और किसी को भी छोटा महसूस करा देने वाली। कमरे में बोर्ड का प्रतिनिधि था, लीगल था और पार्क था। सीनियर वहां नहीं बैठा था, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में थी, क्योंकि मेज पर रखे ड्राफ्ट के शब्द उसी की भाषा थे। लीगल ने कागज आगे सरकाया। हम ये चाहते हैं कि आप पोर्टल पर एक स्टेटमेंट दें कि डेटा एक तरफा था और कंपनी आंतरिक जांच कर रही है, इसलिए इस डेटा को फाइनल न माना जाए। इसके बदले आपको कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पद मिलेगा। जीना ने कागज पढ़ा। उसमें पोस्ट का नाम था, सैलरी थी और एक लाइन थी, कंपनी को बदनाम करने वाली किसी भी गतिविधि पर कानूनी कार्यवाही। जीना ने कागज नीचे रखा और उसने वही बात बोली जो वो महीनों से भीतर रखे थी। आप मुझे पोस्ट नहीं दे रहे, आप मेरी आवाज खरीद रहे हैं। बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ने समझाया, ये सिर्फ समाधान है। जीना ने सीधे जवाब दिया, ये समाधान नहीं, सौदा है, और सौदे में मैं भी अपनी शर्तें रखूंगी। कमरे की हवा भारी हुई। पार्क की मुस्कान गायब हुई। जीना ने शर्तें एक एक करके साफ रखी। मीना पर केस वापस लेना होगा। उसकी बेटी की कस्टडी उसी दिन उसे मिलनी चाहिए। जून को सुरक्षा दी जाए। आईसीयू में अननोन विजिटर की एंट्री बंद होनी चाहिए। कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाए। कंपनी के बाहर जो इमेज नेटवर्क चल रहा है उसका ऑडिट हो। और सबसे महत्वपूर्ण, कांग सियोंग ह्यून को कंपनी से अलग किया जाए। कोई लीव नहीं, औपचारिक अलगाव। ये सब लिखित में चाहिए और उस पर बोर्ड का हस्ताक्षर भी। बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा,
ये बहुत ज्यादा है, जीनाह ने शांत आवाज में कहा। आपके लिए ज्यादा है क्योंकि अब आप डर रहे हैं, और मैं इसलिए बोल पा रही हूं क्योंकि अब मैं आपके सिस्टम से बाहर हूं। कमरे में कोई जवाब नहीं आया। बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ने बाहर फोन किया और कॉल पर उसने कहा, हमें उसे हटाने पर बात करनी होगी। जीनाह बाहर निकली तो कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर 2 सूट वाले आदमी खड़े थे। इस बार वे पीछा नहीं कर रहे थे, इस बार वे बस देख रहे थे, जैसे वो बता रहे हों कि हमें तुम्हारा नाम भी पता है और घर का रास्ता भी। उसी रात मीना के केस में एक नया मोड़ आया। मीना के पास वही वकील फिर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने ऑफर नहीं दिया। इस बार उसने कहा, अगर मीना ने कंपनी के खिलाफ कुछ कहा तो बच्चे की कस्टडी की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। और ठीक उसी समय हान के पास थाने से एक फोटोकॉपी आई। ये पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड की एंट्री थी, एक पुरानी शिकायत, जहां आरोपी के कॉलम में वही नाम था, कांग सियोंग ह्यून, और साथ में एक चीज और, एक सेटलमेंट की एंट्री और उसी दिन के आसपास ट्रस्ट से आए भुगतान का जिक्र। हान के पास अब लगभग सारे सबूत थे। अगली सुबह ऑफिस में वही जूनियर लड़की जिसने बयान दिया था अपने डेस्क पर बैठी थी। उसके सामने स्क्रीन खुली थी और स्क्रीन पर वही विदेशी पोर्टल था। उसने बहुत सोचने के बाद जीनाह को मैसेज किया। मुझे जो बोलने को कहा गया था मैंने बोला, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। और उसी दिन पोर्टल पर 3 नए नाम सामने आए, एक कोरियन महिला, एक विदेशी पूर्व कर्मचारी और एक पुरानी यूनिवर्सिटी शिकायत वाली। तीनों ने वही सीनियर द्वारा प्रताड़ित होने वाली बात अलग अलग तरीके से कही, बस नाम वही था। अब ये कहानी मूवमेंट बन चुकी थी। उस रात बोर्ड ने फिर मीटिंग बुलाई। कमरे में विदेशी पोर्टल का ही वीडियो प्ले हो रहा था और उसी मीटिंग में पहली बार किसी ने कहा, कांग को हटाए बिना अब कंपनी नहीं बचेगी। कोई बोला नहीं कि कांग निर्दोष है, बस एक लाइन बोली गई, उसे बाहर करना पड़ेगा। फोन किया गया। कांग को रूटीन पूछताछ के नाम पर ऑफिस बुलाया गया। वो शांत था। उसे लगा था कि हर बार की तरह पैसा, वकील और सिस्टम उसे बचा लेंगे। लेकिन इस बार जब वो लिफ्ट से निकला तो सामने बोर्ड नहीं था, सामने पुलिस थी। थाने का वही इंस्पेक्टर, साथ में डिटेक्टिव हान। हान के चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो सालों बाद वो अब चैन की नींद सोने वाला हो। इंस्पेक्टर ने कहा, कांग सियोंग ह्यून, केस नंबर 412A, यौन उत्पीड़न और जबरन समझौते के आरोप में हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। हथकड़ी कांग की कलाई पर लगी और पहली बार कांग सियोंग ह्यून की आंखों में वो डर आया जो उसने सालों तक दूसरों की आंखों में भरा था। नीचे पार्किंग लॉट में थोड़ी दूरी पर जीनाह खड़ी थी, वही इमोशनल लड़की जिसे इतना सताया गया था कि उसने मरने तक का फैसला कर लिया था। वो उसे देखे ही जा रही थी, जैसे 4 साल का हिसाब पूरा हो रहा हो। कांग की नजर उससे मिली। वो कुछ कहना चाहता था, कोई पुराना जुमला, जैसे तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन इस बार उसकी आवाज निकली ही नहीं। उसी पल जीनाह के पीछे कांच की दीवार में उसकी अपनी परछाई दिखी और उस परछाई में वो जिनिशा थी, वही लड़की जिसे कभी यूनिवर्सिटी में पंचिंग बैग बनाया गया था। जिनिशा भी जीनाह को देख रही थी, मानो धन्यवाद दे रही हो। पुलिस कांग को ले गई। हॉल में कोई तालियां नहीं थी, कोई जीत का शोर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी, शायद बुराई के अंत की। उसी शाम बोर्ड ने प्रेस रिलीज निकाली। कंपनी कांग सियोंग ह्यून से सभी संबंध समाप्त करती है। उसकी कंसल्टेंसी को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हम पीड़ितों के साथ हैं। हालांकि ये सच नहीं था, ये डैमेज कंट्रोल था, लेकिन उसी रिलीज के साथ 3 चीजें भी हुई। मीना के केस पर स्टे लगा, उसकी बेटी की कस्टडी अस्थायी तौर पर उसे मिल गई। जून को हॉस्पिटल में सरकारी सुरक्षा मिली और जीना को कंपनी की तरफ से एक आधिकारिक ऑफर भेजा गया।
नया पद, बोर्ड लेवल रिस्क एंड एथिक्स डायरेक्टर। सीधी रिपोर्टिंग बोर्ड मेंबर्स को करनी होगी, पार्क या किसी मैनेजर को नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण काम, वो सिस्टम की निगरानी करेगी और अनैतिक या गैर सामाजिक बिहेवियर को सीधा बोर्ड मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगी। रात को जी नाह अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी। सियोल की रोशनी फिर से चमक रही थी। फोन पर मीना का मैसेज था, मेरी बेटी सो गई है, आज पहली बार डर नहीं है। जून का छोटा सा ऑडियो आया, धन्यवाद, अब मैं ठीक हूँ, मुझे आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। और हान का मैसेज था, केस बहुत स्ट्रांग है, उसकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। जी नाह ने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर उसने जीना काटा और उसके नीचे लिखा जिनीशा। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। वही शहर, वही सिस्टम, लेकिन अब उस सिस्टम के नक्शे उसके हाथ में थे। उसने कोरिया को धन्यवाद दिया। फिर खिड़की के कांच में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा। एक तरफ जीना जिसने सिस्टम से लड़ाई की, दूसरी तरफ जिनीशा जिसने पहली बार इंसाफ देखा। दोनों एक दूसरे को देख रही थी और पहली बार डर नहीं था,